मेरा नाम राजा राम है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मेरा रोज का काम था रात में ट्रक चलाना, इसलिए मुझे भूतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। क्योंकि मैं उस दिन से पहले कभी कोई वैसी चीज़ नहीं देखी थी कि मैं भूतों पर विश्वास कर सकूं। पर इस रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन को याद करके मेरी रूह कांप जाती है। ये बात आज से लगभग 2 साल पहले की है, जब मैं और मेरा हेल्पर राजू हम सहारनपुर से 5,000 ईंटें भरकर देहरादून ला रहे थे। लगभग रात के 11 बजे मैं और मेरे हेल्पर ने सोचा पहले कुछ खा लिया जाए, फिर आगे चलेंगे। इसलिए मैंने हाईवे के बगल में एक ढाबा था, उसमें जाकर अपना ट्रक खड़ा करा और फिर वहीं खाना खाकर जैसे ही हम उठकर जाने लगे, तभी उस ढाबे वाले ने मुझे पूछा। अरे उस्ताद, किस तरफ जा रहे हो? और जा कहाँ रहे हो आप? उस ढाबे वाले की बात का जवाब देते हुए मैंने कहा, बस भाई जी, देहरादून तक ही जा रहे हैं। उस ढाबे वाले ने मेरी बात सुनकर अपनी घड़ी में टाइम देखा और कहा। उस्ताद, रात के 12 बजने वाले हैं, कुछ देर यहीं रुक जाओ। रात के 1 बजे के बाद चले जाना। उस ढाबे वाले की बात सुनकर मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने कहा, क्यों भाई जी? मेरी बात का जवाब देते हुए उस ढाबे वाले ने कहा। क्योंकि उस्ताद, कोई भी रात के 12 बजे के बाद 1 किलोमीटर आगे जो बरगद का पेड़ है उसे पार नहीं कर सकता। और और उस बरगद के पेड़ से 1 किलोमीटर आगे एक और बरगद का पेड़ है, वहां से भी कोई उस बरगद के पेड़ को पार नहीं कर सकता। मैं वहां खड़े खड़े उस ढाबे वाले की सारी बातें सुनने के बाद मैंने कहा, अरे नहीं भाई, मैं नहीं रुक सकता यहाँ। मुझे ये जो ईंट है जल्दी ही देहरादून पहुंचानी है, और वैसे भी मुझे इन सब बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैंने इतना बोलकर मैं ट्रक की ओर जाने को जैसे ही मुड़ा, तो उस ढाबे वाले ने मुझे एक बार और कहा। उस्ताद, तुम जा तो रहे हो, पर उस बरगद के पेड़ को पार नहीं कर सकते। मैंने भी उसका जवाब देते हुए कहा, चलो देख लेंगे। इतना बोलकर मैं अपने ट्रक में अपने हेल्पर के साथ बैठा ही होऊंगा, और मैंने अपना ट्रक स्टार्ट करा और चल दिया देहरादून। मैं अभी ढाबे से लगभग आधा किलोमीटर आगे गया ही होऊंगा, तभी मैंने देखा आगे पुलिस ने रास्ता बंद करा हुआ था। मैं थोड़ा और आगे गया और मैंने अपने ट्रक के शीशे को नीचे कर दिया, और नीचे करते ही मैं उस पुलिस वाले से बोला कि सर, रास्ता क्यों बंद कर रखा है आपने? मेरी बात सुनकर वहां खड़े एक पुलिस वाले ने कहा। उस्ताद, ट्रक इधर साइड में लगा दो, 1 बजे के बाद जाना। उस पुलिस वाले की बात सुनकर मैंने कहा, नहीं सर जी, मैं रुक नहीं सकता, मुझे ये ईंटें जल्दी ही देहरादून पहुंचानी है। मेरी बात सुनकर उस पुलिस वाले ने फिर कहा। अरे उस्ताद, मेरी बात मानो, 12 बज गए हैं और अब 1 बजे के बाद बरगद के पेड़ के आगे से कोई नहीं जा सकता। तुम 1 बजे के बाद चले जाना। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, नहीं सर, जाने दो मुझे, मैं इन सब बातों पे नहीं यकीन करता, मुझे जाने दो। मेरी बात सुनकर उस पुलिस वाले ने। हाँ, तुझे जाना तो जा, पर तू उस बरगद के पेड़ से आगे नहीं जा पाएगा। उनके इतना कहते ही मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट करा और चल दिया। तभी मेरे हेल्पर राजू ने मुझसे कहा। अरे उस्ताद, 1 घंटे की तो बात है, रुक जाते हैं ना। और देखें उस्ताद, हमारे ना तो आगे कोई है ना पीछे कोई, और गाड़ियां तो बिल्कुल भी नहीं है हमारी इस सड़क पर। राजू की बात सुनकर मैंने भी जब आगे पीछे देखा तो पूरी सड़क खाली पड़ी थी। मैं लगभग 20 सालों से ट्रक चलाता हूँ, पर मैंने अभी तक कभी भी ऐसे पूरे हाईवे खाली नहीं देखा था जैसा आज था। अब तो मुझे भी लगने लगा था कि मुझे वहाँ रुक जाना चाहिए था, पर अब मैं रुक भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे मेरे साथ मेरा हेल्पर राजू भी था, और मैं नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि मैं अब थोड़ा डरा हुआ हूँ, और मैं लगातार ट्रक को चला रहा था। तभी एकदम से सब उल्टा हो गया और मेरा सर सीधा ट्रक की छत में लगा। बाहर का सब दृश्य भी उल्टा हो रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी राजू ने मुझसे कहा, उस्ताद, अपना ट्रक पलट गया है। पर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा ट्रक तो बिल्कुल सही चल रहा था और ना ही हमारे ट्रक का कोई एक्सीडेंट हुआ था। यही सब सोचते हुए मैं और राजू किसी तरह ट्रक से बाहर निकले, तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि
हमारा ट्रक बिल्कुल उल्टा हुआ रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारे ट्रक को उल्टा कर दिया हो, क्योंकि हमारे ट्रक में जो ईंटें लोड थी वो बिल्कुल वैसी की वैसी रखी हुई थी और ना ही हमारे ट्रक में कोई निशान आया था। इसलिए मैंने कहा था कि किसी ने ट्रक को उल्टा कर दिया है। मैं अपने ट्रक को खड़े खड़े देख ही रहा था, तभी राजू ने मुझसे कहा, उस्ताद वो देखो। जिस और राजू ने देखने को बोला, मैंने जैसे ही उस तरफ देखा तो मुझे समझ में आ गया था कि वो सब हमें रुकने के लिए क्यों बोल रहे थे। क्योंकि मैंने देखा हमारा ट्रक कहीं और नहीं बल्कि उसी बरगद के पेड़ के सामने पलटा हुआ था। उसके बाद हमें वहां तो कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैंने और राजू ने ट्रक से अपना बिस्तर निकाला और पास में जो दुकानें बनी थी उनके बाहर जाकर लेट गए। हम लेटे ही हुए थे, तभी किसी ने हमें हाथों से हिला दिया और जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोलकर देखा तो हमारे सामने 4-5 लोग खड़े थे और उन्हीं में से एक आदमी ने हमें कहा, भैया आप ठीक तो हैं? हम पास के ही गांव के हैं। हमें पता चला था कि कोई ट्रक रात के 12 बजे के बाद यहाँ से जा रहा है और इसलिए 1 बजने के तुरंत बाद हम यहाँ आ गए। किसी को मदद की ज़रूरत तो नहीं पड़ जाए, इस चक्कर में हम भागते भागते यहाँ तक आए। जैसे ही हम यहाँ आए तो देखा आपका ट्रक पलटा हुआ है, पर ट्रक में कोई भी नहीं था। तभी हमने आपको यहाँ लेटे हुए देखा और एक आप तो किस्मत वाले हो जो आप बच गए हो यहाँ पर, क्योंकि जल्दी से कोई नहीं बचता। मैं और राजू वहाँ बैठे बैठे बस उनकी बातें सुन रहे थे और उनकी बातें सुनकर बस यही लग रहा था जरूर कोई सा अच्छा काम करा होगा जो हम यहाँ पर बच गए हैं। उस समय वो अच्छा काम तो याद नहीं आ रहा था, लेकिन हमारी जान बच गई थी, ये बहुत बड़ी बात थी। तभी उस गांव के आदमी ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, इस 1 किलोमीटर के अंदर अंदर में कहते हैं कोई देव रहते हैं और रात के 12 बजे के बाद उसके बच्चे सड़क पर खेलने को आते हैं, इसलिए वो देव वहाँ कोई भी गाड़ियाँ आने नहीं देते और 1 बजे के बाद उनके बच्चे जब खेलकर चले जाते हैं तब कोई भी वहाँ आ जा सकता है। उस रात दोस्तों, आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी अपने किसी टॉपिक पर स्टोरी चाहते हैं तो आप उसे कमेंट कर दीजिए इसी वीडियो के नीचे, या फिर आने वाली कई वीडियो आएंगी तो उनके नीचे भी आप अपने जो फेवरेट टॉपिक है वो कमेंट कर दीजिएगा। क्योंकि आज की जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो मेरे प्रीवियस वीडियो पे कमेंट आया था, तो इस भाई के उस पर बना रहा हूँ मैं, और इन्होंने नासिक की कहानी मांगी थी तो मैं नासिक के ऊपर बना रहा हूँ। नासिक की भूतिया हवेली को कई 100 वर्षों पहले राजा महाराजाओं ने बनवाया था, लेकिन पिछले कई सालों से इनमें कोई रहता नहीं है। नासिक की भूतिया हवेली कई वर्षों से वीरान और सुनसान पड़ी हुई है। लोग इसको भूतों की हवेली भी कहते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि भूतों की हवेली में आज भी भूत प्रेत रहते हैं, कोई भी इस हवेली में नहीं जाता। आत्माओं का अध्ययन करने वाले दिल्ली के वैज्ञानिक वैभव प्रजापति को जब नासिक की भूतिया हवेली के बारे में पता चला तो उन्होंने उस भूतों की हवेली के बारे में अध्ययन करने का निर्णय लिया, क्योंकि वो पिछले कई समय से मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की तलाश में थे ताकि वो भूतिया आत्माओं पर अध्ययन कर सकें। वैभव भूतिया हवेली में रहने की तैयारी करने लगे। वो जानना चाहते थे कि क्या सच में भूत होते हैं, भूतों की कहानी क्या है, हवेली का रहस्य क्या है। इसके बाद वैभव दिल्ली से नासिक पहुंचा और अंत में टैक्सी लेकर नासिक की हवेली पहुंच चुका था, जिसके बारे में कई भूतिया कहानियां कही जाती थीं, जिसको लोग भूतों की हवेली भी कहा करते थे। वैभव ने भूतिया हवेली के नज़दीक होटल में रूम ले लिया। शाम होते ही वैभव आवश्यक सामान लेकर हवेली के बाहर आ जा पहुंचा। वैभव चुपचाप छुपते हुए हवेली का मुख्य दरवाज़ा खोलने लगे तो पता नहीं कहाँ से एक आदमी आ गया। अनजान आदमी ने पूछा, आप कौन हैं? इस वक्त इस हवेली में कोई नहीं जाता भाई। वैभव उस आदमी को देखा और सामान्य होते हुए उस आदमी से पूछा, हेलो, आप कौन हो? अनजान आदमी बोला, मैं हरीलाल, यहाँ पास ही मेरा घर है। मैं यहाँ से जा रहा था तभी आपको देखा और यहाँ आ गया,
क्योंकि बाहरी लोग ही यहाँ आते हैं जिनको इस भूतिया हवेली के बारे में नहीं पता, वही आते हैं यहाँ पर ज़्यादातर। जो भी व्यक्ति इस भूतिया हवेली की कहानी के बारे में जानता है वो शाम और रात को इस हवेली के भीतर भी नहीं भटकता, इसके आसपास भी नहीं जाता कोई व्यक्ति। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वैभव ने कहा ये सुनते ही, हाँ मैंने सुना तो है इस हवेली के बारे में, यहाँ कोई नहीं रहता, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि इस हवेली में रुककर इसकी हकीकत लोगों को बता सकूँ। हरीलाल बोलता है, क्या मतलब है आपका? आप सब जानते हुए भी इस भूत बंगले में रुकोगे? इस हवेली में रुकना चाहते हो? ये बहुत बड़ी बात है, आपकी जान भी जा सकती है इसमें। वैभव कहता है, जी हाँ आपने सही सुना, मैं रात में यहाँ रुकने वाला हूँ और मुझे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है। हरीलाल बोलता है कि आप मेरी बात मानो और अभी यहाँ से वापस लौट जाओ। इस भूतिया हवेली में जाने वाला कोई भी वापस लौट कर नहीं आता, और आपको तो इस हवेली की कहानी के बारे में पता भी है। हरीलाल की पूरी बात सुनकर वैभव बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसको आत्माओं का अध्ययन करने के लिए ऐसे ही मौके की तलाश थी, और वह मौका आज उसको मिल गया था। वैभव को खुश देखकर हरीलाल आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, इस भूतिया हवेली के बारे में सब पता होने के बावजूद भी तुम इतना खुश हो रहे हो, क्यों? वैभव कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक हूँ जो आत्माओं का अध्ययन करता है, और मैं यहाँ पर यही जानने के लिए आया हूँ इस भूतिया हवेली के बारे में कि ये कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। इस हवेली के बारे में जो भूतिया कहानियाँ बनाकर समाज में फैलाई गई है ना, मैं उसका सच आप सभी के सामने लाऊंगा, जिसके कुछ ना हुआ हो। वैभव खुद को संभालते हुए कांपती हुई आवाज़ में बोला, कौन है, कौन है, कौन है यहाँ? तभी एक कुर्सी वैभव की तरफ उड़ती हुई आई, जिससे बचने के लिए वैभव साइड हो जाता है और कुर्सी दीवार पर लगकर टूट कर बिखर जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वैभव को किसी ने कुर्सी फेंक कर मारी हो। ये सब देखकर वैभव बहुत बुरी तरह डर गया। क्या रहने दूंगा। वैभव कहता है कि आखिरकार तुम क्यों मारना चाहते हो सबको? इस हवेली में ऐसा क्या है जिसके लिए तुम सभी की जान लेना चाहते हो? वो काला साया बोलता है कि कई साल पहले इसी हवेली की मालिक ने किसी गलती के मुझे तड़पा कर मार दिया था, और इसी हवेली में मुझे दफना दिया गया था। मेरी आत्मा में ही कैद हो गई है यहाँ पर, इसी हवेली पे, क्योंकि यहीं पर मेरा खून हुआ और मुझे यहीं दफना दिया गया। अब मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा। जैसे मुझे तड़पा कर मारा था, वैसे ही मैं सभी को तड़पा कर मार दूंगा। अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ ही समय में वह भूत और भी भयानक हो गया, हवेली में चारों तरफ घूमने लगा। तभी वैभव के आगे कभी पीछे वैभव को बुरी तरह डराने लगा। तभी वैभव ने पुजारी जी द्वारा दिए गए अभिमंत्रित राख को जेब से निकाला और भूत के आसपास आने लगा। और जैसे ही भूत उसके पास आया, वैसे ही उसने उस काले साये के पास तुरंत वैभव ने अभिमंत्रित राख जो थी उसकी जेब में वो फूंक दी। अभिमंत्रित राख के गिरते ही भूत भयानक आग में जलने लगा और जलकर भस्म हो गया। अब उसकी आत्मा हवेली को छोड़कर अलौकिक दुनिया में जा चुकी थी। वैभव ने राहत की सांस ली और हवेली के सभी लाइटों को जलाकर वहीं ड्राइंग रूम में रखे सोफे पर सो गया। दूसरे दिन जब वैभव की आंख खुली तो 7 बज चुके थे। उसके बाद वैभव ने अपना सामान उठाया और हवेली से बाहर आ गया। तभी हरीलाल गांव के कई लोगों के साथ हवेली के दरवाजे पर आता दिखाई दिया। वैभव को जिंदा देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए थे। हरीलाल कहता है कि तुम जिंदा कैसे हो? जो भी रात के समय इस हवेली में रुका वह कभी वापस नहीं आया। हरीलाल आगे कुछ बोलता उससे पहले वैभव ने हरीलाल की बात काटते हुए कहा, इस हवेली में अब कोई भूत नहीं है। जो भूत यहाँ था वह जा चुका है, अब उसे मुक्ति मिल गई है। हरीलाल जा चुका है, मुक्ति हो गई है, क्या मतलब? तब वैभव ने हरीलाल समेत सभी को भूतिया हवेली में बिताई रात की कहानी बताई और कहा, अब यह हवेली पूरी तरह सुरक्षित है। ये बात तब की है जब मैं अपनी कॉलेज की छुट्टियों पर अपने गांव में गया हुआ था। मेरे परिवार में कुल 6 लोग हैं। गांव में हमारे घर में मैं अपने दादाजी के साथ रहता था।
गांव में रहने वाले लोग जल्दी ही जग जाते हैं और सुबह सुबह ही काम करने के लिए अपने खेतों की तरफ चले जाते हैं। मेरी दादी सुबह 5 बजे ही उठ जाया करती थी और वो मुझे भी उठा दिया करती थी, इसलिए मेरी रोज़ सुबह जल्दी उठने की आदत बन गई थी। मैं सुबह उठकर रोज़ाना व्यायाम करता था, उसके बाद मैं पढ़ाई करता था। एक दिन की बात है, जब मैं बहुत थक गया था तो मैं जल्दी सो गया था। रात के लगभग 3 बजे मेरी आँख खुली। आज मैं काफ़ी जल्दी उठ गया था, तो मैंने सोचा कि अब जब मैं उठ ही गया हूँ तो क्यों ना पढ़ लिया जाए। पर पढ़ने से पहले कुछ व्यायाम कर लें तो ताकि सुस्ती भी उड़ जाएगी थोड़ी सी और पढ़ाई में मन भी ज़्यादा लगेगा। तो मैं अपनी छत पे चला गया और इधर उधर टहलने लगा। उस समय ठंड बहुत थी और कोहरा भी था। दूर दूर तक घोर सन्नाटा था। छत पर टहलते हुए मैंने देखा कि सामने वाले घर की छत पर एक आदमी, या यूं कहें कि एक साया खड़ा था। साया इसलिए क्योंकि कोहरे की वजह से वह साफ दिख नहीं रहा था। वह घर मेरे घर से कुछ 50 कदम की दूरी पर ही था। मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि गांव में लोग जल्दी ही जग जाते हैं, इसलिए शायद यह भी मेरी ही तरह जल्दी जग गया होगा और अपनी छत पर टहल रहा होगा। तो मैं भी व्यायाम करने लग गया। व्यायाम करते हुए मैंने देखा कि वो आदमी, या यूं कहें कि वो साया, जैसे पहले था वैसे अब भी बस मेरी ही तरफ मुंह किए खड़ा था। मुझे अब थोड़ा अजीब लगने लगा। मैंने सोचा चलो उसे आवाज़ लगाई जाए। मैंने कहा, कैसे हो भाई? पर उधर से आवाज़ आना तो दूर की बात है, वो आदमी तो अपनी जगह से हिला भी नहीं। मुझे उस पर अब बहुत गुस्सा आया और मैंने उस पर ध्यान देना ही बंद कर दिया और अपनी एक्सरसाइज करने लगा। तभी हवा में अचानक से ठंड पहले से और ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने सोचा नीचे घर में जाया जाए। तो जैसे ही मैं अपने घर में जाने लगा, मैंने देखा कि उस आदमी का कद अचानक से बढ़ने लगा। उस आदमी को उस समय आदमी समझना सबसे बड़ी मूर्खता थी। वो धीरे धीरे एक घर जितना बड़ा हो गया था। उस समय मेरे पैर जैसे जम ही गए थे। उस समय मैं खुद को कोसने लगा कि मैं ऊपर आया ही क्यों, अब मैं नहीं बचने वाला। डर से मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद मैंने आंखें खोली तो देखा वहां पर कोई भी नहीं था। मैं तेजी से नीचे आया और कंबल ओढ़कर सो गया। सुबह ये बात मैंने अपने घर वालों को बताई तो किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया सिवाय मेरी दादी के। उन्होंने कहा कि वो एक छलावा था और छलावा बहुत ही खतरनाक होते हैं। तेरी जान इसलिए बच गई क्योंकि तेरे गले में यह माता रानी का रक्षा कवच था। तब मुझे याद आया कि यह तो मैंने थोड़े दिन पहले ही अपने गले में बांधा था। भगवान ने उस दिन मेरी जान बचा ली, वरना शायद मेरा ना जाने क्या होता।